गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का एपिसोड विशेष तौर पर क्लाइमेटोलॉजी से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत वायुमंडल से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया, हरित गृह प्रभाव के प्रमुख के रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है। हरित गृह अगर हम गैस की बात करें तो यहाँ पर बहुत सी गैसें हैं जिनको चिन्हित किया जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा तो आपकी H2O है, जलवाष्प है, सबसे ज़्यादा यही होती है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो CO2 की भूमिका होती है। फिर यहाँ पर मेथेन आ जाता है, मेथेन की भी भूमिका होती है, ओजोन की भूमिका होती है। फिर यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड की भूमिका रहती है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। फिर यहाँ पर नॉन मेटालिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इतने बहुत सारे कह सकते हैं हम जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में भूमिका निभाने वाली गैसें हैं, क्रम से है। सबसे ज़्यादा इसकी भूमिका होती है और सबसे कम आपका। तो यहाँ पर आप कंप्लीट आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि विकल्प में कहीं पर H2O या जलवाष्प नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी उतनी भूमिका नहीं है जितना कार्बन डाइऑक्साइड की है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आप पहले से स्पष्ट रखिएगा। हीलियम भी किसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है या ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन यह तुलनात्मक तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम प्रभावी है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लिखा गया है, यहाँ पर हमको कूटबद्ध प्रश्न है। यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सा सेंटेंस सही है और उस सेंटेंस के आधार पर कौन सा आंसर सही होगा। जैसे पहला लिखा गया है, ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन होता है। ये बात ठीक है, क्योंकि ओजोन क्या है, यह ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल का पार्ट होता है, तो यह ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है, ये सही है। फिर लिखा है, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन का 1 परमाणु पाया जाता है, ये गलत है। इसमें केवल ऑक्सीजन के ही 3 परमाणु पाए जाते हैं, नाइट्रोजन का कोई परमाणु नहीं पाया जाता है, तो इस आधार पर दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तीसरा लिखा गया, यह सौर विकिरण से पराबैंगनी रश्मियों को अवशोषित कर लेता है, ये सही है, क्योंकि ओजोन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे जो सन से आती है, उस अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित करके धरती पर जितने भी जीवित प्राणी या वनस्पतियां हैं उन सबको सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? पराबैंगनी रश्मियों से। तो कह सकते हैं यह भी स्टेटमेंट सही है। चौथा लिख रहा है, इसका सर्वाधिक सांद्रण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका सर्वाधिक सांद्रण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं बल्कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ऐसा आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो इस आधार पर अगर हम देखें, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला लिखा गया प्रश्न, क्षोभ मंडल की मोटाई के ऊपर सबसे अधिक होती है, अर्थात क्षोभ मंडल की मोटाई कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। जैसा हमने कल आपसे डिस्कस किया था और आज इसके विषय में पुनः हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी का जो आकार है एक ऐसा है, तो पृथ्वी का आकार गोलाभ आकृति का है। अब गोलाभ आकृति का तात्पर्य, अगर इस प्रकार से पृथ्वी हमारी बनी हुई है तो कहीं ना कहीं इसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, तो इसमें हमने कहा था आपसे कि यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, और जैसे जैसे यह पोल की तरफ आता है एटमॉस्फेयर पोल के करीब आता चला जाता है। तो यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पोल पर ज़्यादा होता है और ध्रुवों की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो इसकी हाइट है करीब करीब 18 किलोमीटर मिलती है इक्वेटर के पास, लेकिन जब आप जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं यह हाइट 8-9 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया, इन विकल्पों में से हमको चयनित करना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो इक्वेटर के समीप है। जो इक्वेटर के समीप होगा वहाँ पर क्षोभ मंडल की मोटाई अधिक होगी। इक्वेटर के समीप की अगर हम बात करें तो कोलंबो जो श्रीलंका की राजधानी है, यह आपके इक्वेटर के एकदम करीब पाई जाती है। तो इक्वेटर के करीब होगी तो इसके ऊपर का एटमॉस्फेयर काफी मोटा होगा।
लेकिन अगर हम कोपेनहेगन की बात करें जो डेनमार्क में है, तो वह पोलर क्षेत्र में है। और इसी प्रकार जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ भारत में है, वह तुलनात्मक तौर पर श्रीलंका से उत्तर में है, अर्थात वो भी इक्वेटर की तरफ है, तो वहाँ पोल की तरफ है, इसलिए वहाँ का भी कह सकते हैं जो क्षोभ मंडल है वह कम मोटा होगा। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि वहाँ पर क्षोभ मंडल की मोटाई घटती चली जाती है। तो इन दिए गए विकल्पों में इक्वेटर के पास जो स्थान है वो है कोलंबो, शेष जो स्थान है तुलनात्मक तौर पर या उत्तरी ध्रुव की तरफ है, इसलिए उनके ऊपर जो क्षोभ मंडल की मोटाई है वह घटती चली जाती है। और इसी आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, कोलंबो। क्या हो जाएगा? कोलंबो। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्न में से कौन सा कथन क्षोभ सीमा के बारे में सही है? यहां पे बताना है कौन सा कथन क्षोभ सीमा के बारे में सही है और इसी को हमको बताना है। तो आप देखिए यहां पर लिखा गया यह लगभग 5 किलोमीटर मोटी है। तो क्षोभ जो सीमा है यह 5 किलोमीटर मोटी नहीं है, ये आप पहले से ध्यान रखिएगा। इसकी जो औसत मोटाई होती है यह हम करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर मानते हैं, औसत की बात करते हैं 10 से 12 है। जबकि इक्वेटर के पास 8 से 9 किलोमीटर है और पोल के पास आपकी 18 इक्वेटर के पास आपकी 18 किलोमीटर है और पोल के पास 8 से 9 किलोमीटर है। तो एवरेज इसका 10-12 किलोमीटर आता है, ऐसा आपको क्लियर होना चाहिए। वहीं लिखा है भूमध्य रेखा पर इसकी औसत ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर होती है, ये भी गलत है। यह लगभग 18 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। साथ में लिखा है इसकी ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इसकी ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन होता है और इसी आधार पर इसको हम कहते हैं परिवर्तन मंडल। क्षोभ मंडल का ही एक और नाम है जिसको कहते हैं परिवर्तन मंडल। और इसी आधार पर हम देखते हैं कि इसका जो हाइट है ठंडियों में कम हो जाती है और गर्मियों में ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में वायु गर्म होती है और हल्की होती है, इसलिए इसका विस्तार काफ़ी ऊंचाई तक हो जाता है। जबकि शीत ऋतु में ठंडा ऋतु होने के कारण वायु ठंडी होती है, भारी होती है और सतह के समीप संकेंद्रित हो जाती है, इसलिए परत की मोटाई घट जाती है। तो ये जो लिखा है कि इसकी ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत है, बल्कि इसकी ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन होता है। इस आधार पर आप देख सकते हैं नहीं होता, ये भी गलत है। सही का चयन करना, तो सही कौन सा है? यहाँ जो डी वाला लिखा है ये सही लिखा है। लेकिन थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। यहाँ पर जो लिखा है ना कि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिकतम होता है और ध्रुवों पर अपेक्षाकृत न्यूनतम होता है, वैसे देखा जाए तो ये भी गलत है। आप पहले ध्यान रखिएगा, यह भी स्टेटमेंट गलत है। लेकिन एक दृष्टिकोण से सही हम मान सकते हैं, लेकिन दृष्टिकोण की बात छोड़िए, वैसे तो यह भी ऑप्शन गलत ही है। क्यों गलत है? आप इस पीछे वाले विकल्प में आइए। यहाँ पर हमने दिखाया कि यहाँ पर चूंकि क्षोभ सीमा की ऊंचाई ज़्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पर जब आप ऊंचाई में वृद्धि करते हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर माइनस में आपको देखने को मिलता है, यहाँ का टेम्परेचर करीब करीब आपको मिलता है -75 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ का जो माइनस में टेम्परेचर होता है यह होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखिए तुलनात्मक तौर पर यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा कम है। यहाँ का टेम्परेचर तुलनात्मक तौर पर, मतलब अगर नेगेटिव में बात करें तो यह ज़्यादा नेगेटिव है, यह कम नेगेटिव है। लेकिन अगर हम उस तरह से बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर तुलनात्मक तौर पर कम है और यहाँ का टेम्परेचर तुलनात्मक तौर पर अधिक है। तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक है ना, क्योंकि तुलना में -75 ये -45, तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक है, यहाँ का टेम्परेचर कम है, लेकिन माइनस में एक कम है। तो जैसे भी आप कहें तो आप, वैसे आयोग ने इसी को सही माना है, लेकिन आपके सामने हमने तथ्य रख दिया कि इक्वेटर के पास का टेम्परेचर अगर आप ऊंचाई में जाते हैं तो माइनस ज़्यादा होता है। और उस दृष्टिकोण से अगर इसको हम कहें कि तापमान अधिकतम होता है तो कहाँ से संभव है? तापमान अधिकतम तो पोल के पास होगा, ना कि इक्वेटर के पास। लेकिन फिर भी आयोग ने इसी आंसर को सही माना है। जो एग्जैक्ट फैक्ट है वो हमने आपके सामने रखा है। शेष आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर प्रश्न पूछा जाता है भविष्य में तो आप इसी को पुनः सही करने का प्रयास करेंगे। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में सबसे कम महत्व की है? यहाँ पर बताना है कि कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में सबसे कम महत्व की है। वायुमंडल में वैसे ऊष्मन का जो प्रक्रम होता है, 4 प्रकार से वायुमंडल हमारा गर्म होता है। एक प्रक्रम होता है विकिरण मेथड, एक होता है संवहन मेथड, अभिवहन मेथड और संचालन मेथड। संचालन मेथड से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है या किसी भी ठोस मटेरियल में होता है। किस में होता है? ठोस मटेरियल में। ठोस मटेरियल में ऊष्मा का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर कंडक्टिंग मेथड से होता है, अर्थात संपर्क विधि से होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में ऐसा कोई हमारा सघन वायुमंडल या कह सकते हैं ठोस वायुमंडल तो है नहीं,
तो जब ठोस है नहीं तो यही हमारा सबसे कम प्रभावी है एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। जबकि ठोस अगर कोई संरचना है तो उसमें प्रमुख जो संचालन होता है एनर्जी का वह इसी कंडक्शन मेथड से ही होता है, जबकि वायुमंडल में सर्वाधिक जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वह विकिरण मेथड से होता है, संघनन की गुप्त ऊष्मा से होता है और संवहन से होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन पहला स्टेटमेंट तुलनात्मक तौर पर गलत है। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर, निम्नांकित वायुमंडल की गैसों में कौन परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है? परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करने का काम समतापमंडल में विद्यमान ओजोन परत करती है, और इसी के कारण पृथ्वी के सतह पर उपस्थित जितने भी कह सकते हैं जीवित प्राणी और वनस्पतियां हैं, ये सब सुरक्षित हैं, अन्यथा सबकी उत्पादकता, सबकी प्रतिरोधक क्षमता लगातार खत्म होती चली जा रही है। अगला प्रश्न लिखा गया है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था? तो ऐसे देखिए, यहाँ पर बहुत से विकल्पों में आपको जोनाथन सैंकलिन महोदय का नाम मिलता है, और ये कह सकता है जोनाथन सैंकलिन महोदय क्या थे, जे फोरमैन अर्थात जोसेफ फोरमैन के द्वारा या इन्हीं की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया था। वो ब्रिटिश टीम थी, और इस टीम का दायित्व था कि आप अंटार्कटिका के ऊपर जाइए और ओजोन क्षरण से संबंधित साक्ष्यों को इकट्ठा करिए। तो ये लोग उस टीम में थे, और उस टीम को लीड कर रहे थे जोसेफ फोरियर, और उसी में आपके जोनाथन सैंकलिन महोदय भी थे और ब्रायन गार्डिनर महोदय भी थे। और यह टीम जो गठित की गई थी, कब की थी? तो 1985 की ये टीम थी। कब थी? 1985 की, जिसमें जोनाथन सैंकलिन महोदय भी थे और ब्रायन गार्डिनर महोदय भी थे। लेकिन इस टीम की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जोसेफ फोरियर महोदय कर रहे थे। जबकि जोसेफ फोरमैन, फोरियर बार बार हम निकल रहा है, ये फोरमैन है। जबकि फोरियर की अगर हम बात करें, जोसेफ फोरियर के विषय में भी एक चर्चा आपको हमने किया था जब ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहे थे। तो जो जोसेफ, हम इनको लिख देते हैं, जोसेफ जो फोरियर महोदय हैं, इन्होंने सबसे पहली बार 1824 में, कब? 1824 में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का प्रथम बार चर्चा किया था। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे पहली बार चर्चा किसने किया था? तो जोसेफ फोरियर महोदय ने। जबकि ओजोन क्षय का साक्ष्य किसने प्रस्तुत किया था? तो जे या जोसेफ फोरमैन महोदय। तो फोरमैन ओजोन से संबंध रखते हैं, फोरियर महोदय ग्रीन हाउस गैस से संबंध रखते हैं। इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा। और जोसेफ फोरियर महोदय ही कह सकते हैं कि एक इन्होंने प्रॉब्लम ऑफ हीट ट्रांसफर का डिस्कशन किया था, अर्थात एक संकल्पना दी थी जोसेफ ऑफ हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम ऑफ हीट ट्रांसफर जोसेफ के द्वारा दिया गया है, इसी के तहत इन्होंने यह परिभाषित किया था ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो खैर, इन तथ्यों को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रत्यक्ष के साथ साथ अप्रत्यक्ष तथ्यों से भी संबंध रखने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर, जो पृथ्वी की औसत या पृथ्वी का कह सकते हैं जो औसत टेम्परेचर है, ये कितना है, इसके विषय में प्रश्न पूछ रहा है। तो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है यह है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और यह टेम्परेचर ना तो इसमें कमी हो रही है ना तो वृद्धि हो रही है, मतलब यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का एक बहुत बड़ा समुच्चय है, और इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का औसत टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। लेकिन हाल फिलहाल की घटनाओं में ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, और टेम्परेचर में कुछ न कुछ इंक्रीमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा गया है, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प कितनी ऊंचाई पर विलुप्त हो जाते हैं? तो वैसे चाहे जलवाष्प हो चाहे CO2 हो, ये सब आपके क्षोभ मंडल तो हम नहीं कह सकते हैं, यह समताप मंडल के पार्ट हैं। समताप मंडल भी नहीं कहेंगे बल्कि सममंडल कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे एटमॉस्फेयर के 2 मंडल हैं। एक मंडल को कहते हैं हम लोग सममंडल, अर्थात इसको कहते हैं होमोस्फीयर, और एक का नाम है जिसको कहते हैं विषम मंडल। क्या कहते हैं? विषम मंडल। और विषम मंडल में हम किसकी चर्चा करते हैं? इसमें नाइट्रोजन का लेयर होता है, ऑक्सीजन का लेयर होता है, हीलियम का लेयर होता है और हाइड्रोजन का लेयर होता है। तो वो सब विषम मंडल में है। लेकिन जो सममंडल है, इसी सममंडल में आपका क्षोभ मंडल आता है, समताप मंडल आता है, मध्य मंडल आता है, ओजोन लेयर इन्हीं सब में आता है। तो जो CO2 और जलवाष्प है यह इसी का पार्ट है, जिसकी मैक्सिमम हाइट 90 किलोमीटर तक देखी जाती है। कहाँ तक देखी जाती है? 90 किलोमीटर तक। तो इस आधार पर हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। शेष इस पर चर्चाएं हम लोग कल के क्लास में किए थे, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर, कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है।
लिखा है क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, ये सही है। क्यों सर्वाधिक होती है? क्योंकि यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा तो यहाँ पर वायुमंडल काफी दूर तक फैली रहती है और इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर होती है, जबकि इक्वेटर के पास ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ का वायुमंडल 8 से 9 किलोमीटर के समीप संकेंद्रित हो जाता है। अगला लिखा गया यहाँ पर कारण विषुवत रेखा के निकट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह सेंटेंस है विषुवत रेखा, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में त्रुटि है। विषुवत रेखा के निकट सूर्यातप उच्च तथा संवहन सशक्त है, अर्थात क्या ये विषय सही है कि नहीं? तो यह तथ्य आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो लिखा है कि विषुवत रेखा के निकट सूर्यातप उच्च है और संवहन सशक्त होता है, ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों यहाँ पर निकट होता है विषुवत रेखा के समीप? क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य वर्टिकल होता है। क्या होता है? वर्टिकल होता है। अगर जब जैसे जैसे इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं, सूर्य का जो आपतन कोण है यह धीरे धीरे घटने लगता है। आपतन कोण घटता है कि बढ़ता है, इसके विषय में हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा एपिसोड उसी पर आने वाला है। तो कह सकते हैं यहाँ पर सूर्यातप अधिक होता है क्योंकि सूर्य की किरणें वर्टिकल होती हैं। तो जब सूर्यातप अधिक होगा, एनर्जी अधिक मिलेगी, तो संवहन धाराएं भी काफी सशक्त होंगी। तो इस आधार पर यह भी स्टेटमेंट सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन आपस में कोरिलेट भी कर रहे हैं। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा गया है धरातल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुष्क वायु में निम्नलिखित में से किस गैस की अधिकता होती है? तो ऑक्सीजन की अधिकता होती है। ऑक्सीजन यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं ओजोन गैस की अधिकता होती है, और यही ओजोन गैस का जो सर्वाधिक संकेंद्रण होता है, अगर पूछा जाए कहाँ पाया जाता है, तो वैसे तो ओजोन लेयर हमारे समताप मंडल के लोअर पार्ट में पाई जाती है। समताप मंडल की जो हाइट है यह 18 किलोमीटर से लेकर के 55 किलोमीटर तक होती है, लेकिन इसमें 18 से 35 किलोमीटर तक का जो लेयर होता है इसी को कहते हैं ओजोन लेयर। क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर 18 से 35 के मध्य में होती है। तो यहाँ पर जो लिखा है 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुष्क वायु में निम्नलिखित में से किस गैस की अधिकता होती है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, अर्थात यहाँ पर ओजोन लेयर आएगी। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अर्थात यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब ग्रीन हाउस गैस हैं, सिर्फ आर्गन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अतिरिक्त आप चाहे नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, चाहे मीथेन की बात करें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, सब ग्रीन हाउस गैस के ही अंतर्गत रखे जाते हैं। और इसमें भी सर्वाधिक प्रभावकारी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके पश्चात मीथेन आता है। अगला लिखा गया प्रश्न वायुमंडल में समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच स्थित सीमांत स्तर को कहा जाता है? वायुमंडल में जो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच, यहाँ पर लिखा है समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच स्थित सीमांत सीमा को क्या कहते हैं? इसका तात्पर्य है यह समताप मंडल का अपर लेयर होता है। तो समताप मंडल का जो अपर लेयर होता है, अगर हम बात करें यहाँ से पृथ्वी से, यह पृथ्वी की सतह है। इस सतह से जब आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो यह होता है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फियर, और ट्रोपोस्फियर का यह जो पार्ट होता है इसको कहते हैं ट्रोपोपाज। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रोपोपाज। ये ट्रोपोपाज होता है। इसी प्रकार इसके पश्चात मिलता है जो लेयर, उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, अर्थात समताप मंडल, और स्ट्रेटोस्फियर का जो एपर पार्ट होता है इसको कहते हैं स्ट्रेटोपाज। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपाज। तो यह स्ट्रेटोपाज होता है। इसी प्रकार जब आप और ऊपर चलते हैं तो यहाँ मिलता है मध्य मंडल। क्या मिलता है? मध्य मंडल। और जब मध्य मंडल मिलता है, इसका जो अपर लिमिट होता है इसको कहते हैं क्या? मेसोपाज। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेसोपाज। ये हो गया मेसोपाज। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा गया है कि मध्य मंडल और समताप मंडल, यानी पूछ रहा है मध्य मंडल और समताप मंडल के मध्य जो पार्ट है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है स्ट्रेटोपाज। क्या नाम है? स्ट्रेटोपाज। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्ट्रेटोपाज। ये है समताप मंडल, यहाँ पर है स्ट्रेटोपाज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई तक फैला यह संकेंद्रीय परतों का गैसीय आवरण है। ये पूरी तरीके से सही, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ कई किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वैसे कई अनुमान तो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक की बात करते हैं, और ऐसा हम लोग देख भी रहे हैं कि हाइड्रोजन की जो लेयर है वह 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। अगला जो सेंटेंस लिखा गया है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह पृथ्वी से अलग नहीं हो सकता, ये भी सेंटेंस सही है। और इसीलिए पृथ्वी का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल काफी कम है,
जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ का पलायन बल भी काफ़ी कम है और वहाँ की वायु पलायन कर जाती है। लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, इसलिए यहाँ की वायु सामान्य स्थितियों में पलायन नहीं कर पाती है और यह पृथ्वी से आबद्ध रहती है। तो दोनों सेंटेंस यहाँ पर सही लिखा गया है। तीसरा जो लिखा गया, इसकी सबसे निचली परत को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर नहीं होता, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर अर्थात क्षोभमंडल कहते हैं। तो इस आधार पर यह सेंटेंस गलत है। शेष पहला और दूसरा सही है। यहाँ पर हो गया सी आंसर। क्या हो गया? सी आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा गया है, किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? किसी दिए गए समय में वायुमंडल की जो भौतिक दशा होती है उसको हम मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं, ना कि जलवायु, तापमान या वर्षा। जलवायु एक लंबे कालखंड की, जैसे इस समय हमारे धरती पर कैसा जलवायु चल रही है, तो यह कह सकते हैं हीटिंग की जलवायु चल रही है। इसी प्रकार अतीत में कूलिंग की भी जलवायु चली है। तो यह जो जलवायु की कंडीशन होती है, जैसे पूरे भारत की जलवायु कैसी है, तो कह सकते हैं उष्ण कटिबंध में आता है। किस कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है। तो ये जलवायु है। लेकिन मौसम की बात करें तो यहाँ पर सर्दी आती है, गर्मी आती है, वर्षा आती है। तो ये सब मौसम होते हैं। और मौसम तो क्षणिक मात्र होता है कि अभी वर्षा का मौसम है, कुछ समय पश्चात धूप हो सकता है, कुछ समय बाद हवा चल सकती है। तो ये मौसम का परिणाम होता है। अर्थात जो लिखा गया है कि दिए गए समय में वायुमंडल की जो भौतिक दशा होती है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको मौसम कहते हैं, जो अल्पकालिक होती है। कैसी होती है? अल्पकालिक होती है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि 12 महीने के लिए आर्द्र वल्ब तापमान व सापेक्षिक आर्द्रता प्रदर्शित करने वाली 12 भुजी आकृति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग क्लाइमोग्राफ। क्या कहते हैं? क्लाइमोग्राफ। और इसके विषय में किसने डिस्कशन किया? अगर इसके विषय में बताया जाए तो कह सकते हैं एफ बी टेलर महोदय ने बताया। किसने बताया? एफ बी टेलर महोदय ने बताया है। और इन्होंने यह डिफाइन करने का कार्य किया कि 12 जो महीने होते हैं, उन 12 महीनों का जो आर्द्र वाल्व तापमान व उनका सापेक्षिक आर्द्रता का जो रिलेशन है, इसको हम 12 भुजाओं पर प्रदर्शित करते हैं, जिससे हमको एक क्लाइमोग्राफ की प्राप्ति होती है। तो यह किसने किया है? तो यह बी टेलर महोदय ने किया है। तो इस आधार पर आंसर हमारा है सी। अगला लिखा गया प्रश्न, समतापमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि का कारण है। समतापमंडल में ऊंचाई में, ध्यान रखिएगा, बढ़ने के साथ तापक्रम में वृद्धि का क्या परिणाम होता है? जब समतापमंडल में आप ऊंचाई में बढ़ते हैं, देखिए अगर क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि करते हैं तो तापमान घटता है, वहां पर सामान्य ताप ह्रास दर हो सकती है, तो उसको रुद्धोष्म ताप ह्रास दर हो सकती है। लेकिन उसके ऊपर जब आप समतापमंडल में जाते हैं तो ऊंचाई में जैसे जैसे बढ़ते हैं तापमान बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि ओजोन का संकेंद्रण होता है, और ओजोन करता क्या है? सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिससे टेम्परेचर में कुछ वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है? अर्थात यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं सभी विकल्प ओजोन क्षरण से संबंध रखते हैं। सिर्फ एक ऐसा विकल्प है जो ओजोन क्षरण से संबंध नहीं रखता है, और वह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड परिकल्पना। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड की परिकल्पना है, यह ओजोन क्षरण के किसी भी इक्वेशन से संबंध नहीं रखती है, जबकि क्लोरीन परिकल्पना, सल्फेट परिकल्पना या ध्रुवीय समताप मंडलीय परिकल्पना, इन सब का संबंध ओजोन क्षरण से संबंध होता है। अगला प्रश्न लिखा गया है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत बहुत पतली हो गई है। ये बात तो ठीक है। क्यों पतली हो गई है, उसके लिए कारण यहाँ पर लिख रहा है कि अंटार्कटिका प्रदेश में कड़ी ठंड के कारण हरित गृह गैसों का संकेंद्रण होता है। ये बात ठीक है कि अंटार्कटिका प्रदेश में कड़ी ठंड के कारण हरित गृह गैसों का संकेंद्रण होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके कारण यहाँ पर आपको बताना है कि क्या अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पतली हो गई है कि नहीं। इस सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, यही ग्रीन हाउस गैसें एक प्रकार से, जैसे ग्रीन हाउस गैस में आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रकार से ओजोन क्षरण के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी है। और इसी आधार पर आप देखिए क्लोरीन परिकल्पना भी दी गई है। क्लोरीन परिकल्पना क्या है? अर्थात वही क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है जिससे क्लोरीन की मुक्ति होती है, और यह क्लोरीन समतापमंडल में पहुंच करके ओजोन के परत को क्षीण करती है। वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि अंटार्कटिका प्रदेश में कड़ी ठंड के कारण हमारी जो वायु है ठंडी होती है, भारी होती है, और यह संकेंद्रित हो जाती है, और यही ध्रुवीय परिभ्रमण वक्र के कारण
ध्रुवीय परिभ्रमण वक्र के कारण नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं अपकेंद्रीय बल के कारण यह पृथ्वी के क्षोभ मंडल को छोड़ करके समताप मंडल में प्रवेश कर जाती है और वहां पहुंच करके ओजोन को लगातार डिप्लीट करती रहती है। और इसी हरित गृह गैस में हमारी जो एक प्रमुख गैस है उसका नाम है CFC। और CFC जो है यह प्रमुख रूप से उत्तरदायी है किसके लिए, तो कह सकते हैं ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की पुष्टि भी करता है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला लिखा गया है निम्नलिखित वायुमंडलीय स्तरों में से किसमें लगभग 0.6 सेल्सियस प्रति 100 मीटर की औसत दर पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, तो क्षोभ मंडल में आती है। और इसी के विषय में हम कहते हैं जैसे आप क्षोभ मंडल में सतह से ऊंचाई में वृद्धि करते हैं तो प्रति 1 किलोमीटर पर टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। कितना, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है प्रति किलोमीटर को, और इसी को कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। इसके विषय में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो लेकिन चूंकि विकल्प के आधार पर हमको जवाब देना है, तो यहाँ पर विकल्प हमारा जो है यह सबसे बेहतर किसको डिफाइन करेगा, तो इसी क्षोभ मंडल को ही डिफाइन करेगा। अगला लिखा गया है UIV अर्थात अल्ट्रावायलेट विकिरण जो है, अल्ट्रावायलेट रे, या इसी को कहते हैं पराबैंगनी सूचकांक, कब अस्तित्व में आया है, जिसके माध्यम से हम यह मतलब एक इंडेक्स तैयार करते हैं कि कितना कहाँ पर ओजोन का क्षरण हुआ है या किसका परिणाम क्या हो सकता है। यह 1990 के दशक की घटना है। कब की घटना है, 1990 के दशक की घटना है। और यह कब देखा जाए इसको विकसित किया गया था, तो इसका विकास कार्य किया गया था 1992 में। विकास कार्य कब का है, 1992 में। किसने किया है, तो कनाडा के वैज्ञानिकों ने किया है। लेकिन इसका प्रकाशन कब किया गया है, तो 1994 में। इसका प्रकाशन कब हुआ है, अर्थात कब से ये काम कर रहा है, तो 1994 से यह इंडेक्स कार्य कर रहा है और इसको विश्व मौसम संगठन द्वारा अपनाया गया। तो कब अपनाया गया विश्व मौसम संगठन द्वारा, तो 1994 में। जबकि ये बना कब का है, तो 1992 का यह बना हुआ है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है वर्ष 1970 के बाद से वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत वर्ग सही है। बताना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 1970 के बाद से वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज में वृद्धि हुई है, ये कितनी हुई है, तो 30% से अधिक हुई है। इसके विषय में हम कभी लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बस स्पष्ट रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी वृद्धि हुई है, तो लगभग 30% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। और यही परिणाम है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या लगातार भयावह रूप लेती जा रही है और विभिन्न प्रकार के मतलब कह सकते हैं एडवर्स क्लाइमेट की कंडीशन भी हमको देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि कथन है और कारण है, बताना है कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। कथन लिख रहा है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुदाब घटता है। तो ये बातें तो ठीक है कि क्षोभ मंडल में जब आप ऊंचाई में वृद्धि करते हैं तो लगातार टेम्परेचर में भी गिरावट आती है, वायुदाब में भी गिरावट आती है। और वायुदाब में इसलिए गिरावट आती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाता है, इसलिए वायुदाब में गिरावट आती है। फिर लिखा है ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। तो क्यों कम होता है, क्योंकि जब वायुदाब घट जाएगी, वायु विरल हो जाएगी, तो वायु के विरल हो जाने का परिणाम है वायु ही तो हीट को धारण करती है, वायु ही एनर्जी को धारण करती है। और जब वायु ही विरल है तो तापमान स्वाभाविक तौर पर कम हो जाएगा। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं यहाँ पर कथन तो सही है, कारण भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो कथन है एक कारण की पुष्टि कर रहा है, ना कि कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर कारण जो है कथन की पुष्टि नहीं कर रहा है, बल्कि कथन जो है वो कारण की पुष्टि कर रहा है। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। अगला लिखा गया यहाँ पर प्रश्न कथन और कारण पर ये भी आधारित है। कथन लिख रहा है कि ओजोन छिद्र दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के ऊपर दिखाई पड़ता है, अर्थात अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया। ऐसा 1985 में कह सकते हैं कि जोसेफ फोरमैन महोदय के टीम के द्वारा खोजा गया था, जो एक ब्रिटिश टीम थी। तो यह सेंटेंस तो सही है। फिर लिख रहा है कारण यहाँ पर ओजोन नष्ट करने वाली गैसें पूरे समताप मंडल में उपस्थित रहती। ऐसा नहीं है, पूरे समताप मंडल में नहीं है, बल्कि यह केवल ओजोन लेयर में स्थित है 18 से 35 किलोमीटर के मध्य। और इस आधार पर कथन सही है, लेकिन कारण
गलत है और हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा लिखा गया है। वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन से भाग में मुक्ताभ मेघ पाए जाते हैं? ये जो मुक्ताभ मेघ होते हैं जिसको कहते हैं पर्ल क्लाउड, ये पर्ल क्लाउड का फॉर्मेशन होता है समताप मंडल में। ये काफी ऊंचे बादल बनते हैं और सामान्यतया तो ये बादल बनते ही नहीं हैं। विषम परिस्थितियों में ही इन बादलों का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि समताप मंडल में ना तो उस प्रकार से डस्ट पार्टिकल होते हैं और ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर होती है, इसलिए वहाँ पर इस प्रकार के मेघ के बनने की संभावनाएं बहुत लिमिटेड होती हैं। लेकिन जब कभी ऐसी एडवर्स कंडीशन बनती है तो ही धूल के कण और जलवाष्प आपस में मिक्स होकर के मुक्ताभ मेघ का फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ पर? समताप मंडल में। अगला लिखा गया है, निम्न में से कौन सी ट्रेस गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? अब देखिए, ट्रेस गैस की बात कर रहा है। ट्रेस गैस हम किसे कहते हैं? तो हमारा जो वायुमंडल है जिसमें भारयुक्त गैसों का एक समांगीय मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वहाँ पर आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब गैसों को मिला करके हमारा एटमॉस्फेयर बना है। तो वहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए तो शेष जो अन्य गैसें हैं उन्हीं को कहते हैं ट्रेस गैस। क्या कहते हैं? ट्रेस गैस। तो उस ट्रेस गैस में पूछ रहा है कि कौन सी गैस इसमें से विद्यमान नहीं रहती है। तो आपको हमने डिस्कस किया है, उस ट्रेस गैस में आपने कहीं मेथेन का नाम नहीं देखा है। मेथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है, यह हमारे एटमॉस्फेयर के पार्ट में काउंट नहीं की जाती है। तो इस आधार पर हीलियम, नियान, ऑक्सीजन, ओजोन, ये सब ट्रेस गैसें हैं, लेकिन हम कह सकते हैं हमारा मेथेन इसके अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है। और इस आधार पर हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लिखा गया यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु में जल के कणों का प्रतिशत कितना होता है? तो 4% होता है। कितना होता है? 4%। एस इट इज। इस प्रश्न को याद करिए, क्योंकि इसी प्रकार से यह प्रश्न पूछा जाता है। ऊपरी क्षोभ मंडल जो हमारा ट्रोपोपॉज है में तीव्रगामी पवनों की सकरी पट्टी को क्या कहते हैं? तो उसको जेट स्ट्रीम कहते हैं। और जेट स्ट्रीम के विषय में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जैसे जैसे हमारा एपिसोड आगे बढ़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कथन और कारण पर आधारित है। लिखा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति आवश्यक है। ये बात तो ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में यदि CO2 नहीं रहेगा तो ग्रीन हाउस गैस अपना कार्य नहीं कर पाएगी। अब यदि ग्रीन हाउस गैस अपना कार्य नहीं करेगी तो इसका परिणाम ये होगा, पृथ्वी का जो दिन का टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और रात का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा। और परिणाम होगा कि पृथ्वी की सतह पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का टेम्परेचर दिन का काफ़ी ज़्यादा और रात का काफ़ी कम होता है। उसका कारण यही है कि वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें पाई ही नहीं जाती। तो इसलिए पृथ्वी पर जो CO2 की उपस्थिति है वायुमंडल में, यह रहना आवश्यक है। इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। तो यह सही स्टेटमेंट है। अगला जो लिखा है कारण, यहाँ पर कारण लिख रहा है कि CO2 ताप को अवशोषित कर सकती है। हाँ, CO2 ताप को अवशोषित करती है। अगर एक लिमिट में CO2 रहे तो यह हमारे लिए कह सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मदद करती है। लेकिन CO2 एक लिमिट से अधिक हो जाए तो भी समस्या खड़ी कर देती है, और CO2 अगर लिमिट से कम हो जाए तो भी समस्या खड़ी हो जाती है। CO2 संतुलित अवस्था में हमारे एटमॉस्फेयर में विद्यमान रहनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में CO2 का परसेंटेज बढ़ रहा है, जैसा आपने देखा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि 1750 के पश्चात से इसके परसेंटेज में 30% की वृद्धि देखी गई है। इस आधार पर कह सकते हैं तो यह भी सही है। और इन्हीं दोनों के आधार पर हमारा आंसर जो हो जाएगा, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की पुष्टि भी करता है। अगला लिखा गया यहाँ पर, हरित गृह प्रभाव निम्नलिखित द्वारा है। तो जो हरित गृह प्रभाव है किसके द्वारा होता है? वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प के द्वारा अवशोषण द्वारा होता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है जिसमें ग्रीन हाउस गैस का एक समुच्चय है, और इन्हीं में हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के द्वारा एनर्जी को धारण की जाती है, जिससे हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर औसत 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। अगला प्रश्न लिखा गया यहाँ पर, नीचे दो कथन दिया गया, अर्थात कथन और कारण है, बताना है कि कौन सा यहाँ पर आंसर सही होगा। कथन लिख रहा है कि क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में, ये तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि समताप मंडल में इनका परसेंटेज धीरे धीरे घट जाता है। यह स्टेटमेंट सही है। कारण जो लिखा है कि समताप मंडल की तुलना में क्षोभ मंडल में तापमान भिन्नता कम खतरनाक होती, ये भी सही है।
क्योंकि समतापमंडल में यदि तापमान में भिन्नता पाई गई तो वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो इस आधार पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की पुष्टि भी करता है। क्या करता है? कारण कथन की पुष्टि भी करता है। और ध्यान रखिएगा, समतापमंडल में चूंकि जलवाष्प के कण पाए नहीं जाते हैं, इसलिए वहाँ पर तापमान में ज़्यादा भिन्नता होती नहीं है, लेकिन यदि भिन्नता हो गई तो वह समस्या ज़्यादा खड़ी कर देता है। और इसी आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा गया, वायुदाब के माप की जो इकाई होती है वह हेक्टापास्कल होती है। क्या होती है? हेक्टापास्कल होती है। जबकि ऐसा नहीं कि वायुदाब को मेजरमेंट करने का सिर्फ यही एक मात्रक है, वायुदाब को मेजरमेंट करने का और भी मात्रक है। उसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, या हम वहाँ पर ये बात करते हैं कि कितना मिली बार है, इन सब में कई डायरेक्शन में मर्क्यूरिक प्रेशर की बात करते हैं। तो कई वहाँ पर मापक हैं, लेकिन एक मापक होता है हेक्टापास्कल। अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री में हम लोग ज़्यादातर टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, और बाकी समदाब रेखा या मीटर प्रति सेकेंड, ये सब अलग अलग यूनिट है, तो इस सब का भी अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर तो हो जाएगा सी। और देखा जाए तो इसी के साथ यह आज का जो एपिसोड है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसके साथ एक और सीरीज हमारी चल रही है, उसको भी आप लोग देखते रहें, जिसमें हम मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की चर्चा कर रहे हैं, और उसको बेहतर ढंग से आप देखेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी भूगोल के अन्य क्षेत्रों में। ठीक है, कल मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।